नमस्ते सेठी सर। नमस्ते कमलेश जी। स्वागत है आप दोनों का इंडियन बिजनेस टीवी पर। थैंक यू प्रिया जी। नमस्कार प्रिया जी, नमस्कार कमलेश जी। आप बहुत बहुत सेठी धन्यवाद साहब बुलाने के नमस्ते। लिए। और प्रिया जी आपको भी नमस्कार। तो सर स्टॉक मार्केट अगर देखें तो काफी ऊपर नजर आ रहा है। काफी दिन हो गए। पिछले हफ्ते पूरा हफ्ता जो है वो मार्केट ऊपर रहा और आज भी बाजार ऊपर नजर आ रहा है। अगर देखें तो सेंसेक्स 1069 सॉरी 1085 पॉइंट्स ऊपर है एट 77,991। एंड निफ्टी 50 322 पॉइंट्स ऊपर है एट 23,673। एक्टिव स्टॉक्स एट दिस आवर, मार्केट क्लोज होने में 1 घंटा बाकी है। एंड एक्टिव स्टॉक्स एट दिस आवर आर कोटक महिंद्रा, M&M, HDFC बैंक, ICICI बैंक एंड रिलायंस। टॉप 5 gainers for today: Kotak Mahindra, Power Grid Corp, Tech Mahindra, SBI and NTPC. Top 5 losers: IndusInd Bank, Titan Company, M&M, Trent and Bharti Airtel. तो कमलेश जी क्या कहेंगे आप स्टॉक मार्केट के बारे में? क्या एक रीबाउंड देख रहे हैं हम? प्रिया जी, यस डेफिनेटली इन दैट वे मार्केट ने बाउंस बैक किया हुआ है, हम्म। क्योंकि ये लगातार छठवां सिक्स्थ ट्रेडिंग सेशन है जो जी। पॉजिटिव में क्लोज हो रहा है। हम्म। और हम ये कह सकते हैं कि कुछ फंड फ्लो इंस्टीट्यूशन से आ रहे हैं। हालांकि एफआईआई से जो एक्सपेक्टेशन थी वो अभी तक फंड्स आया नहीं है, क्योंकि जी। मैंने पिछले हफ्ते के कुछ डेटा कलेक्ट किए। तो पिछले हफ्ते डीआईआई, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, हम्म। उनका नेट बाइंग 30,788 करोड़ रहा है। और हम्म। वही वीक में एफआईआई इज अ नेट सेलर ऑफ 15,412 करोड़। हम्म। यानी मैं इस तरह से ये एनालाइज करना चाहूंगा कि डीआईआई एग्रेसिवली मार्केट को बाई कर रही है, और एफआईआई का सेलिंग प्रेशर कम हो रहा है। इट इज डेफिनेटली मच मोर देन व्हाट फिगर लास्ट वीक वाज रिपोर्टेड। तो हम्म। एक डीआईआई एक्टिव हुई है इसके अंदर। स्मॉल इन्वेस्टर्स भी, ट्रेडर्स कहिए, एचएनआई कहिए, वो लोग भी मार्केट में थोड़े सक्रिय हुए हैं। तो हम्म। ये मार्केट में एक बुल रन जैसा हमको देखने को मिल रहा है। हम्म। लेकिन प्रिया जी, ये जो 4-5 दिन से 6 दिन से मार्केट चल रहा है, इट हम्म। इज डेफिनेटली डिफिकल्ट टू से कि हम्म। मार्केट अब ये एक बुल रन के फेस में आ गया है और यहाँ जी। से आगे तेजी ही है, ये हम्म। कहना अभी थोड़ा मुश्किल है। हम्म। वी विल हैव टू वेट। जैसे पिछले बरस हमने देखा था कि हम्म। ऑल काइंड ऑफ इन्वेस्टर, हम्म। फिर वो रिटेल हो, हम्म। रिटेल में भी एचएनआई हो, हम्म। एनआरआई हो, एफपीआई हो, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो, इंश्योरेंस हो, एनबीएफसीज हो, हर प्रकार के इन्वेस्टर्स मार्केट में हम्म। मैं कहूँ नेट बायर जैसे थे। तो वो जी। स्थिति तो फिलहाल नहीं दिख रही है। हम्म। पर ये मैं कहूँगा कि एक अच्छी मार्केट की के लिए एक अच्छा साइन है कि मार्केट में अब थोड़ा बाइंग इंटरेस्ट दिखने लगा है। जी बिल्कुल। सर हमने मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में अच्छी बाइंग देखी है। तो इज दैट द रीजन के मार्केट में हम इतना उछाल देख रहे हैं कई दिनों से? इज दैट ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर? हाँ डेफिनेटली, देखिए, जितने भी सी बेसिकली पैरामीटर के हिसाब से हम्म। हम दो चीज देखते हैं, निफ्टी और सेंसेक्स। हम्म। लेकिन इसके सिवा भी सेक्टर वाइज भी इंडेक्सेस जो एनएससी बीएससी दोनों के हैं, इसमें जैसे आपने राइटली बताया कि एक तो मिड साइज या स्मॉल कैप वाली कंपनियां हैं, उनका हम्म। भी एक अलग इंडेक्स है, बैंकेक्स अलग है, मेटल्स के अलग है, आईटी के अलग है। लेकिन इससे अपने को नंबर्स मिलते हैं, हम्म। एक एनालाइज करने के लिए एक डेटा मिल रहा है कि जी। इन सेक्टर्स के अंदर भी बाइंग चालू हुई है, हम्म। स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर भी। जी। और ये फिलहाल हम कह सकते हैं कि पिछले 3-4 महीने जो थे, तो हम्म। उसमें बेसिकली लार्ज कैप के ऊपर फोकस सबका ज्यादा था। और हम्म। लार्ज कैप में भी मल्टीनेशनल्स का ये कंपनीज विद वेरी साउंड ट्रैक रिकॉर्ड। और हम्म। हमेशा जो मैं कहता हूँ ना कि जब मार्केट में क्राइसिस आती है तो हम्म। ये कंपनियों को हिट होता होगा, लेकिन यही लार्ज कैप कंपनियां होती है कि वो फिर जैसे ही मार्केट रिवाइव होती है तो हम्म। फट से वो लोग रिगेन कर लेते हैं अपनी पोजीशंस। तो हम्म। अभी
ये स्मॉल कैप मिड कैप मैं तो ये कहूँगा हर सेक्टर के अंदर थोड़ी बहुत बाइंग आई है, बल्कि हम्म हमको ये अभी ये अपने को वी आर सीइंग सेंसेक्स समथिंग लाइक 77-78,000 करेक्ट, आज तो जी 77,900 के आसपास है। 77,000 है जी। या जी। तो डेफिनेटली सेंसेक्स के साथ बाकी सेक्टर इंडेक्स जो है उसमें भी हम्म थोड़ी बाइंग तो है। जी। सर जियोपॉलिटिकल टेंशन्स का भी असर जो था वो मार्केट पे हो रहा था, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि मार्केट रिबाउंड कर रहा है। तो व्हाट इज योर टेक ऑन द जियोपॉलिटिकल टेंशन, ग्लोबल फैक्टर्स? यस प्रिया जी, देखिए जियो पॉलिटिकल टेंशन कुछ मात्रा में कम हुए हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। हम्म लेकिन जब तक रसिया और यूक्रेन के बीच में पूर्ण रूप से युद्ध विराम होता नहीं है, और उसी तरह से इजराइल और हमास जो गाजा पट्टी में चल रहा है वो हम्म भी पूर्ण रूप से बंद नहीं होता, तब तक जी। ये कहना मुश्किल होगा हम्म कि जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस में अब टेंशन खत्म हुआ है। तो टेंशन थोड़े बहुत रहेंगे, और जियो पॉलिटिकल टेंशन की इफेक्ट मार्केट पे होती रहती है, हम्म आगे भी होती रहेगी। तो हम्म ये एक ट्रेंड है कि जिसमें निवेशकों को भी, इन्वेस्टर्सों को भी थोड़ा कॉशियस होकर निवेश करना चाहिए। हम्म स्टॉक सिलेक्शंस के ऊपर उनका फोकस होना चाहिए। हम्म और एक अच्छे स्टॉक जो होते हैं वो, मार्केट में कुछ खराब हुआ या हम्म जियो पॉलिटिकल टेंशन हुआ करके वो स्टॉक 10%, 15% डाउन हो गए, लेकिन पर से कंपनी के परफॉर्मेंस पे कोई खराबी नहीं आई है। कंपनी इज डूइंग जी। एज यूजुअल, परफॉर्मिंग गुड। तो ये जी। स्थिति में मैं ये कहूंगा कि जियो पॉलिटिकल टेंशन है, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प हम्म यूक्रेन और अभी बीच में रसिया से भी वो बातचीत कर रहे थे, तो हम्म शायद आने वाले 10-12 दिन के अंदर या 15 दिन में कुछ पॉजिटिव न्यूज इसके ऊपर भी आ जावे। हम्म, जी। अब सर अगर हम कंपनीज की बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में इस क्वार्टर में परफॉर्मेंस जो है वो अच्छे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो आई थिंक उनका भी कहीं मार्केट पे असर डेफिनेटली होगा इन द नेक्स्ट क्वार्टर, अप्रैल में, जब ईयर एंड के रिपोर्ट्स आएंगे। प्रिया जी देखिए, अभी जब आप ये पूछ रहे थे ना, आई हम्म थॉट कि वी विल डिस्कस बिट इन डिटेल आफ्टर यू नो रीड आउट द न्यूज एंड ऑल एवरीथिंग। यस। पर मैंने भी जो एक थोड़ा छोटा मोटा डेटा कलेक्शन किया, इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए, तो मैंने भी ये जो बाउंस बैक मार्केट हुआ है ना, जी। ये वीकली डेटा तो मैंने आपको दे दिया। हम्म अच्छा, सेंसेक्स जो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे था 2024 में जी। 85,478, और हम्म। हमने नीचे करीबन 71-72 के आसपास देख लिया था, बराबर है। जी। जी या करेक्ट। तो सेंसेक्स में जो, हाँ, तो 12-13 हजार पॉइंट सेंसेक्स से जो लूज किया इन हम्म टर्म्स ऑफ परसेंटेज कहे, हम्म तो 15 से 17% के बीच में लूज हुआ था। हम्म अब ये हुआ है कि मार्केट में जो बाउंस बैक हो रहा है ना, उसके कोई एक पर्टिकुलर रीजन नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। मुझे हम्म कुछ 3-4 रीजन मुझे भी लगे हैं। हम्म एक सबसे पहले है ना, वैल्यूएशन कुछ स्टॉक्स के बेटर हुए हैं। हम्म आज से 3 महीने पहले हम्म सेंसेक्स जब 85,000 के आसपास था, और उस समय पे कुछ कंपनियों का जो वैल्यूएशन थे वो लेवल से मार्केट वैल्यू कंपनी की 20, 30, 40, कुछ कंपनियों के 50% तक भी गिरे हुए मैंने देखे हैं। तो हम्म ये जो वैल्यूएशन का जो एक विषय है ना, उसमें कुछ स्टॉक्स इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्सों को काफी हम्म अट्रैक्टिव लग रहा है ये प्राइसेस की तरफ, तो थोड़ी बाइंग वहां से निकली हुई है। हम्म दूसरा ये मैं मानता हूँ, ठीक है, ये पर्टिकुलर वीक के अंदर हमारा एफआईआई का डेटा नेगेटिव आया, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ एफआईआई भी कुछ सेक्टर्स में अपना उन्होंने बाइंग चालू किया हुआ है, और वो हम्म बाइंग करते हैं। नेट हम्म, पोजीशंस बोले सेल की रही होगी, बट जी। दे आर ऑल्सो बाइंग इन सम सेक्टर। तो वो हम्म एफआईआई का भी थोड़ा स्लो लेवल पे बाइंग चालू हुई है। और अनफॉर्चुनेटली जो मैंने आपको एक बार कहा था कि उनका फंड एलोकेशन जो होता है, वो हम्म फंड एलोकेशन इस बार डेटा कुछ आया नहीं है। नहीं हम्म तो क्या होता है कि उससे भी थोड़ा ट्रेंड मिल जाता है हम्म कि व्हाट एफ आई गोइंग टू डू इट। उसके बाद नंबर 3 जो अभी आपने बताया ना, जो मैं ये मान रहा हूँ कि ये जो क्वार्टर है अभी जो आएगा, मार्च जी। एंड क्वार्टर, हम्म उसका नंबर्स कॉर्पोरेट रिजल्ट्स के विल बी डेफिनेटली बेटर देन हम्म द प्रीवियस क्वार्टर, ऐसा मेरा मानना है। कुछ कंपनियों के जो अभी तक मीडिया न्यूज कह रहा हूँ, ऑफिशियल डेटा नहीं, लेकिन मीडिया न्यूज से जो मैं ट्रैक कर रहा हूँ ना, तो मुझे भी लग रहा है कि ये क्वार्टर्स के रिजल्ट अच्छे आएंगे।
दूसरा ये अपनी जीडीपी की बात करें तो जी। जीडीपी का भी मैंने डेटा देखा। हम्म। तो जुलाई से सितंबर में जीडीपी अपना 5.4% तक आ चुका था वो हम्म। क्वार्टर में। दैट इज अगेन अक्टूबर दिसंबर में 6.2 है। तो हम्म। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये 25 एंड ये ईयर के अंदर अवर जीडीपी विल बी समवेयर बिटवीन 6.2 के आसपास रहेगा। हालांकि भले टारगेट 7% हमने रखा था, लेकिन जी। जिस प्रकार की ग्लोबल सिचुएशन को हम देखते हैं, जिस हम्म। प्रकार की पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था में अनसर्टनिटी देख रहे हैं ना, तो मैं ये कहूंगा 6.2 के आसपास भी ग्रोथ हो ना, ये एक एक अच्छी ग्रोथ है। अगर दुनिया के बाकी देशों के भी डेटा अगर आप निकालोगे तो मालूम पड़ेगा कि वी आर स्टिल नंबर वाइज वी आर बेटर है उसके ऊपर। हम्म। और सेम भी अपना इन्फ्लेशन का है। जी। इन्फ्लेशन भी जो 4 to 6% का पैरामीटर सेट किया है उसी हम्म। रेंज के अंदर वो चल रहा है। हम्म। और फेड ने जिस तरह से अभी एक डिसीजन लिया है ना इंटरेस्ट के लिए, अभी शायद ये साल में वो 50 बेसिस पॉइंट से कम करेंगे। मुझे हम्म। लग रहा है कि आने वाले आरबीआई मीटिंग के अंदर हमारे यहाँ भी थोड़े इंटरेस्ट रेट्स कम हो गया ऐसा मुझे लग रहा है। So हम्म। it would be good for the corporate world, for the economy as a whole. जी। सेठी सर, आपके सवाल। मेरे सवाल तो सिंपल से हैं, जो सब लोग खुश हो गए हैं। 5-6 दिन लगातार तेजी आई है, तो ये तेजी बनी रहेगी या कम होगी या वापस पीछे जाएगा? अभी लोगों का सवाल भी उठ रहा है। और स्मॉल कैप नहीं, को बड़ा माना नहीं जाता है लीडर। स्मॉल कैप में जो तेजी आई है, मिड कैप में, वो कभी भी कमजोरी का निशान है, क्योंकि बिग कैप में नहीं आई अपनी। उसको ध्यान में रखते हो। दूसरा क्या, लॉन्ग टर्म के लिए सब अच्छा बोल रहे हैं। लॉन्ग टर्म में तो प्रेडिक्ट करना अच्छा है, इससे आसान आसान पड़ता है कि लॉन्ग टर्म में अच्छा रहेगा। तो अब क्या लेना है? सेठी जी बिल्कुल सही सवाल है ये, क्योंकि क्या है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं इस प्रकार से कि मार्केट में अब तेजी आ गई है। तो मैंने अभी जो कहा ना कि ये जो बाउंस बैक हुआ है, वो जैसे मार्केट में दोनों साइड के ट्रेमर्स होते हैं। तो ये अब जो बाइंग निकली है उससे मार्केट का डायरेक्शन हम नहीं मान सकते आज की तारीख में तो। हम्म। और दूसरा आपने जो कहा, मैंने इसके लिए कहा कि देखिए, पैरामीटर्स के हिसाब से मार्केट को हम सेंसेक्स और निफ्टी 50 से ही गिनते हैं। अब मिड कैप के अंदर कितना हुआ, स्मॉल कैप में कितना हुआ, या बाकी कोई सेक्टर, फॉर आईटी सेक्टर ले लीजिए, आप फार्मा को ले लीजिए, तो वो सेक्टर वाइज हो गया, उससे पूरी मार्केट की ट्रेंड नहीं मिलती है। और आपने ये बिल्कुल सही कहा जो मैंने अभी वक्तव्य में बताया ना कि लार्ज कैप जो कंपनियां होती है, लार्ज कैप कंपनियों के अंदर मेरा अपना खुद का तजुर्बा ऐसा रहा है कि उसमें इन्वेस्टर्स के नाते अपने पैसे जाए गंवाना पड़े, वैसी संभावना बहुत कम रही है। मैंने जो हम्म। 40 बरस तक मैंने भी छोटा मोटा काम किया होगा, तो हम्म। वो चीजों में मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि स्मॉल कैप में कैसा होता है, छोटी छोटी कंपनियां कभी कभी एक बड़े मार्केट में ट्रेमर आते हैं, जैसे हमने भी अभी हमने देखा, उसके पहले हमने कोरोना का देखा। तो उस समय पे उनको जो लॉस होता है ना, उससे उन लोगों को सर्वाइव होना भारी हो जाता है। तो स्मॉल कैप कंपनी के ऊपर से अब लॉन्ग टर्म बना रहना कहते हैं, इसमें कैसा होता है कि मेरा ये भी एक एक्सपीरियंस तजुर्बा रहा है कि मैं सेफली ये कह सकता हूँ कि मार्केट में अगर 100 स्मॉल कैप कंपनी है ना, 100 स्मॉल कैप कंपनी, तो 90% ऑफ द कंपनी है ना, वो 2-4 साल के बाद भी मुझे वही दिखती है जहां वो 2-4 साल पहले थी। एक हम्म। 5%, 10% कंपनी ऐसी है जिसने कुछ ग्रोथ किया हो, और उसने अपने 4 साल पहले जो रेट थे उससे कुछ डबल हुआ हो या ट्रिपल हुआ हो या कुछ डिविडेंड दे दिया हो। तो उस हिसाब से क्या होता है कि बाइंग इन मिड कैप और स्मॉल कैप, उसको हम बेसिस मान के नहीं चलते हैं। हाँ, लार्ज कैप में जब कोई कैपिटल बड़ी मात्रा में आता है तो क्या होता है कि दैट शोज कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी ट्रेडर नहीं है। वो लोग जब बाई करेंगे तो कम से कम 1 साल 2 साल की तो होल्डिंग कैपेसिटी अपने हाथ में रखती है। तो उसको देखकर अगर उसकी बाइंग बढ़ती है तो हम कह सकते हैं कि मार्केट में थोड़ा अभी ये ट्रेंड जो चालू हुआ, ये बाउंस बैक है, वो थोड़ा लंबा चलेगा। लेकिन आज ये जो स्थिति है, तो मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूँ कि ये अभी से ये कहना मुश्किल है कि मार्केट का बुल रन चालू हुआ। बीच हम्म। बीच में भी एफआईआई की लोकल डीआई की सेलिंग प्रेशर आते रहेंगे, हम्म। प्रॉफिट बुकिंग होते रहेंगे, शॉर्ट हम्म। कवरिंग होते रहेंगे। तो वन साइड जो हम अभी 2024 में मार्केट देख रहे थे कि मार्केट वन साइड चल ही रहा है, वैसी हम्म। स्थिति तो बिल्कुल नहीं लग रही मुझे। कमलेश जी, ऐसा नहीं लगता आपको ये जो आई है इसमें 50% शॉर्ट कवरिंग है? बहुत लोगों ने माल बेच रखा था, लिया है वापस।
एक वो मैं चीज हुई है। मैं वही कहा प्रिया जी को कि देखिए अभी जो हमने सेंसेक्स 85,000 की लेवल देखी थी, उस समय से लेकर अब जो हम समय देख रहे हैं, तो बीच में कोई अच्छे स्टॉक्स की भी वैल्यू 20, 30, 40% तक कम हुई है। एंड एग्जैक्टली उसमें वो लोग बाइंग कर रहे हैं। जिन लोग बहुत शॉर्ट करके बैठे हुए थे, उन लोगों को अपने शॉर्ट जो प्राइस में हुए होंगे, उससे 20%, 30%, 40% में नीचे उन लोग को जो मिल रहा है, तो डेफिनेटली ये शॉर्ट कवरिंग भी है। इसके लिए मैं कह रहा हूँ फिर से भी कि इसे ये ना माने हम कि ये जो बाउंस बैक हुआ है वो मार्केट का फिर से नया एक बुल रन स्टार्ट हो गया। इट विल बी टू अर्ली ऐसा सोचना भी। एक बात मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा कि मार्केट का रूल है कि मार्केट एक्सेसिव पे चलती है। एक्सेसिवनेस होती है उसमें कोई भी चीज की। गिरावट आएगी तो ज्यादा आएगी, तेजी आएगी तो जोर से ज्यादा आएगी। तो 70-72 हजार से जब ये चढ़ना ऊपर चालू हुआ तो हमने बोला था कि ये ऊपर वाली मंदिर तेजी टिक नहीं पाएगी, और वही हुआ। चलिए जी, देखिए गिरना आप चालू हुआ सीनियर, तो रुक नहीं रही है। आप अब भी रुकी है जाके। मैं भी ये कहूंगा कि आपको अभी बहुत ही सीनियर एक्सपीरियंस मार्केट के साथ जुड़े हुए प्लेयर हो। आप मार्केट को बहुत अच्छी तरह से, आपने भी इतने वर्षों तक क्लोजली देखा है। और हम सब जानते हैं ये इसके लिए होता है एक्सेस इन्वेस्ट, क्योंकि मार्केट ऑलवेज रन ऑन द थियरी ऑफ ग्रीड एंड फियर। जब लोगों की ग्रीड बनती है ना, तो एक एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, कोई स्टॉक आपने 100 रुपये में लिया होगा, उसका 500 रुपया भी होगा होगा ना 2 महीने में, तो आके कोई बोलेगा नहीं नहीं नहीं, अभी मत बेचो, ये 1,000 रुपया हो जाएगा। तो आपकी ग्रीड बढ़ती रहती है, आप बेचेंगे ही नहीं। सेम में जब मार्केट गिरता है, कोई 100 रुपये की चीज गिरते गिरते 50 रुपया हो जाती है ना, तो आपको लगता है अभी और गिरेगा, नहीं अभी लेना नहीं हो, 25 भी हो जाएगा। तो मैं ये जगह मैं इसका एक मात्र कारण मैं ये मानता हूँ। और इसके लिए हर इंडिविजुअल को हम ये कहते हैं। और मेरी तो जब मैं कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी एड्रेस करता हूँ, फर्स्ट ईयर एमबीए के, तो और ये इस प्रकार के क्वेश्चंस मेरे को स्टूडेंट्स से आते रहते हैं। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल एक ध्यान रखिए, नो वन कैन टाइम द मार्केट। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि मार्केट में एंटर होने के लिए या एग्जिट होने के लिए बेस्ट टाइम है। आपको अपने टारगेट सेट करने हैं, आपके आपके मार्जिन स्प्रेड वो सेट करने हैं। आपको अपने सेक्टर जो सिलेक्ट कर रहे हो उसके डेटा कलेक्ट करना है, उसको एनालाइज करना है। नहीं कर सकते तो किसी एक्सपर्ट से करवाना होगा। ये सारी चीज लेके करना होगा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि अगर आप रियली वांट टू मेक अ प्रॉफिट और क्रिएट अ वेल्थ, तो ये स्टॉक मार्केट में कोई भी व्यक्ति एक दिन, एक महीने, एक साल के अंदर वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकता। और वेल्थ क्रिएशन के लिए यू हैव टू बी कंसिस्टेंटली, यू शुड बी इन्वेस्टर। आपके पोर्टफोलियो के ऊपर भी कंसिस्टेंटली नजर रखनी चाहिए। नाहीतर क्या होगा, ये मार्केट को अनफॉर्चुनेटली पिछले कई वर्षों में देख रहा हूँ, इसका इस्तेमाल लोग डे ट्रेडर की तरह कर रहे हैं, कसिनो की तरह कर रहे हैं। बट ये दिस इज नॉट द राइट वे टू डील इन दिस मार्केट। वैसा मेरा दर्शकों के लिए कहना है। ये मार्केट में आइए, निवेश कीजिए, अच्छे स्टॉक में निवेश कीजिए, और ग्रीडी मत बनिए। अगर आपने कोई चीज 100 रुपया में ली है, आपने अपना टारगेट सेट किया कि मुझे ईयरली 30% रिटर्न चाहिए, और अगर वही स्टॉक एक साल के अंदर 130 रुपया होता है, आपने आपका टारगेट अचीव किया है ना, तो बुक योर प्रॉफिट, डिप्लॉय द मनी समवेयर एल्स वेयर यू कैन गेट बेटर ऑप्शन। लेकिन जितना अपने आप को आप ग्रीड और फियर से बचाओगे, तो आप ये मार्केट में मैं कहूंगा अच्छा प्रदर्शन कर पाओगे। जी। जी, मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा इस सारी चीज को सिंपल करने के लिए कि आपको तलाक लेना है या शादी करनी है, आपको डिसीजन लेना है। उसमें और किसी का डिसीजन काम नहीं आता है। यस ट्रू। तो जो बट स्टॉक आप ले रहे हैं या जो स्टॉक आप बेच रहे हैं, तो उसका डिसीजन आपका है या आपके ये प्रोफेशनल का है जो आपको हेल्प कर रहा है। ये आपने जो कहा ना, ऑन अ सेम सेम समथिंग ऑन अ लाइटर नोट, कि क्या होता है, डिवोर्स देना है कि शादीशुदा बने रहना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि अपने फैमिली, समाज के आसपास के लोग जो अपने साथ, जो अपने को अपने पार्टनर के बारे में बताया रहते हैं, उनके बिहेवियर के ऊपर, एटीट्यूड के ऊपर, फैमिली इन्फ्लुएंस करते डिस्प्यूट हैं के हमें। ऊपर, जी। तो अल्टीमेटली है ना, फिर आपका माइंड डिवोर्स की ओर चला जाता है। तो इससे समझ आ रहा है आपको, मार्केट समझ आई है आपको अच्छे। तो वही कह रहा हूँ, इसके लिए पता क्या चला होता है कि कि जब क्या आप करता है मार्केट क्या। में, अगर मार्केट में आप सबकी टिप्स सुन के इन्वेस्ट करोगे, आज कोई बोला ये ले लो, वो ले लो, ये इस पे इन्वेस्ट कर दो, ये हो जाएगा, तो फिर आपकी चांसेस है कि मार्केट से आपका डिवोर्स हो जाए। वो बोलेगा पहले तुझे बोला था उससे शादी मत करना, उसको तलाक दे दे। उसको अब ये शादी कर, तलाक इतना तलाक आती है पर अभी क्योंकि जब बंदा शादी कर ही ली है, जब शादी कर ही ली है, और मार्केट में जब एक बार एंटर हो ही चुके हो, फिर तो आपको संभल के रहना ही पड़ेगा ना। जब तक मार्केट में एंटर नहीं हुए तो कोई चिंता ही नहीं है। शादी नहीं की तब तक चिंता ही नहीं है किसी चीज की। लेकिन जब शादी हो गई,
तो बाद में बहुत सारी चीज के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा ना, ताकि आपका घर संसार ठीक से चले, कोई आपका घर संसार को ब्रेक ना करे, कोई आपके फैमिली के अंदर डिस्प्यूट ना करवाए, डाइवोर्स तक नौबत आ जावे, वो स्थिति अपने फैमिली मेंबर खड़े ना करे। ये सारी चीज को और सब संभालना वैसे ही मार्केट का है। सबसे बड़ी बात है, दोनों की एक्सपेक्टेशंस क्या है। आपको नहीं, कंपनी से कितना डिविडेंड चाहिए, कितना मैं प्राइस वही कह रहा हूँ। अप्रिसिएशन चाहिए, वो मिल रहा है कि नहीं एग्जैक्टली, मिल रहा है। मैं एग्जैक्टली वही कह रहा हूँ। क्या होता है कि दैट इज व्हाट आई सेड ना, कि अनफॉर्चुनेटली अपने यहाँ जो आपने ही जो बताया ना कि एक्सेसिव मार्केट गिरते लोग, अरे बाप रे, नहीं मार्केट तो 50,000 हो जाएगा, सेंसेक्स 40,000 हो जाएगा, इसका भाव इतना हो जाएगा। और दोनों साइड पर क्या होता है, यू सेट योर ओन टारगेट, यू सेट योर, आप अपनी एक्सपेक्टेशन जो उसको आप उस तरह से प्लानिंग करके लाइए। और दूसरी चीज, मैं हमेशा मानता हूँ, मैं ऐसा इंडिविजुअल भी ये कहता हूँ कि प्रॉफिट टेकिंग तो हर व्यक्ति को लेना चाहिए। अगर आपकी कोई चीज 100 रुपये का स्टॉक अगर आपको एक साल में 300 रुपया दे रहा है, तो मैं तो हमेशा कहूंगा कि आपको ये प्रॉफिट एक बार लेना ही चाहिए। क्योंकि क्या होता है, नहीं तो जनरली मैंने देखा है बहुत लोगों के, कुछ सीनियर लोगों के, कि मरते दम तक पोर्टफोलियो में कुछ बेचते नहीं है। जब वो गुजर जाते हैं, विल देखते हैं, तो बच्चों को 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ के शेयर्स मिलते हैं, और उन्होंने लाइफ टाइम न कभी अपने पैसे को एंजॉय किया है, ना वो पैसे से कभी अपने आप की जिंदगी बेहतर बनाई, और वैसे ही छोड़ के चले जाते। तो मैं हमेशा कहता हूँ, प्रॉफिट लीजिए, प्रॉफिट को स्पेंड कीजिए। हम तो एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, स्टॉक मार्केट में से आपका पैसा कितना है, तो आपका पैसा उतना ही है कि जो पैसा से आपने इन्वेस्ट किया, उसमें से प्रॉफिट कमाया, वो प्रॉफिट आपने अपने लिए खर्च किया। फिर आप विदेश की टूर मारते हो, कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो, हाउस लेते हो, जो भी करते हो, कि ऑर्नामेंट बाय करते हो, गोल्ड खरीदते हो, वही पैसा आपका है। बाकी सारा पैसा आपके डिमेट अकाउंट में, स्टेटमेंट में ही रह जाएगा। अभी एक सवाल मैं आपको पूछूंगा कि अगले जन्म में आप कौन सा शेयर लेना चाहेंगे। अगले जन्म तो क्या, अभी अगले साल कौन सा लेना है वो भी मैं तय नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं, क्योंकि अगले अगले जन्म का साल इसलिए पूछने का कि हाँ, शादी से लिंक कर रहा हूँ। वो ठीक अगले है, जन्म में वो तो भी शादी अपना करेंगे, अगले जन्म में कौन सा स्टॉक लेंगे, तो आपको अब देखो, भरोसा है उस पर। अपना अपना आपने बहुत माइथोलॉजी मार है। खाई है, आप निकालेंगे उसमें हिंदी से कुछ। हिंदी हिंदू माइथोलॉजी कहते हैं ना, बीवियां तो कहती रहती है हर जन्म में मुझे यही पति मिले। तो वैसे हमारी माइथोलॉजी है, पैसे शेयर क्या है वो निकालो तो, ना। हाँ, आप ऐसे शेयर निकाल के वो दो हमें, हाँ, तो हम वो क्या लेंगे। है, वो जो अपने हाथ में नहीं है। अगले जन्म में क्या होगा, मेरे हाथ में नहीं है, ईश्वर ने नहीं किया होगा। लेकिन मार्केट के लिए इतना कर सकता हूँ ना, कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, कब करना है, क्या रेट से करना है, वो मैं तय करूंगा। और अपना टारगेट सेट करूंगा कि इतना मेरी एक्सपेक्टेशन है। जो मैंने एनालाइज किया था, मुझे लगता है ये कंपनी इतना अच्छा परफॉर्म कर सकती है, इतना अच्छा रिटर्न दे सकती है। और उसके बाद नहीं होता है, तो भी एटलीस्ट क्या होता है सेठी सर, देखिए, मार्केट में जब आप फेल भी होते हो ना, तो जब आपकी खुद की रिसर्च होती है, आपकी स्टडी होती है, आप बहुत सी चीजें जानकारी लेके करते हो ना, तो उस समय पे आपको इतना दुख नहीं होता है, क्योंकि आपने वॉट एवर बेस्ट पॉसिबल फ्रॉम योर साइड यू डन इट। यहाँ दिक्कत कहाँ होती है, ये डे ट्रेडर वाले किसी की सुनकर ट्रेडिंग करते हैं, व्हाट्सएप पे दुनिया भर के मैसेज आते हैं, हमारा रिजल्ट परसेंटेज सक्सेस 90% है, 99% है, हमारे ग्रुप में जुड़ो, ये करो। दैट इज समथिंग आई डोंट बिलीव, आई डोंट एग्री, एंड आई डोंट एडवाइज एनीवन आल्सो। ये सब चीजें कभी नहीं करनी चाहिए। स्टॉक मार्केट आपके लिए बाकी जो बिजनेस है वैसा एक बिजनेस है। बिजनेस का प्रिंसिपल वही है, शॉप खड़ी करोगे तो शॉप दूसरे दिन से प्रॉफिट नहीं देगी। शॉप में भी आप धीरे धीरे स्टॉक बढ़ाओगे, कस्टमर बढ़ाएंगे, क्वालिटी प्रोडक्ट दोगे, रेट अच्छे दोगे, तब लोग आने जाएंगे, वो 4-6 महीना, एक साल के बाद आपकी शॉप आपको रिटर्न देगी। सेम थिंग अप्लाइज टू स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, और उसको बिजनेस की तरह ही देखना चाहिए, कैसीनो की तरह नहीं। मुझे एक चीज ध्यान रखनी है कि अच्छी चीज महंगी ही मिलेगी। सॉरी। आपको काजू बर्फी 200 रुपये किलो नहीं मिलेगी। चीनी के बिल्कुल। भाव में नहीं मिलेगी। मिल रही है बिल्कुल, तो चीनी है वो। दैट इज व्हाट आई मेंशन अबाउट द लार्ज इतना तो कैप। ज्ञान रखना कभी चाहिए कभी अपने को। लार्ज कैप महंगा लगता है अपने को, लेकिन लार्ज हम्म। कैप जो है वो एक क्वालिटी स्टॉक है, उनकी पूरी मैनेजमेंट प्रोसेसेस, उनकी सिस्टम्स, इट इज सो एडवांस, दे आर यूजिंग टेक्नोलॉजी, दे आर यूजिंग स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, दे पुट crores of rupees investing in technology, infrastructure, research and development, talented staff। तो ये सारी कॉस्ट जब ऐड होती है, तो उसकी चीज तो महंगी ही मिलेगी ना। और वो महंगी चीज आपको ही अच्छा रिजल्ट देगी, और कौन देगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि सर उसके क्वालिटी नाम के पे लिए पैसा आता यू है। हैव टू पे, यू हैव टू पे फॉर क्वालिटी। जी। उसके नाम पे काम और पैसा आता है। एल&टी है तो हाँ, रिलायंस क्योंकि है, वो किसी का ब्रांड बन पता है। जाती है, वो एक घर ब्रांड बैठे बन काम जाती मिलता है है। उनको। बिल्कुल, इसके लिए मैं कहा ना, मैं हमेशा, पहले भी मैं लोगों को ये कहता था, कि जिसको भी स्टॉक मार्केट में समझ में नहीं आती है ना, तो आप आपके ब्रोकर से, रिसर्च करने वाले से, जी। किसी से, एक्सपर्ट से एडवाइस लीजिए। और उसको दो चीज कहिए,
कि मार्केट में द बेस्ट कंपनी कौन सी है, मार्केट लीडर कौन सी है, उसका सब डेटा हमको लाके दो, समझाओ, उसमें हम निवेश करेंगे। बस यहाँ से भी आप शुरुआत करोगे ना, हम्म। तो आई कैन टेल यू यार इट्स अ गुड बिगिनिंग। ठीक। इस वक्त मार्केट का हम्म। डायरेक्शन जो है वो कहना मुश्किल है, तो ऐसे में मार्केट हम ऊपर देख रहे हैं बट वी कांट प्रेडिक्ट द डायरेक्शन। तो इन्वेस्ट करना है तो सावधानी से ही इन्वेस्ट करना है और एक्सपर्ट एडवाइस लेकर यस, invest करना है। बिल्कुल। तो और ये, निवेश किया है तो निवेशक करके बने रहिए। जी, जी बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट में जैसे आपने कहा कि धीरज चाहिए, इन्वेस्ट करके यू हैव बिल्कुल। टू वेट। यस, एब्सोल्युटली। जी। तो ये मार्केट के बारे में रहा। हमने इन्फ्लेशन के ऊपर एक ऑडियो तैयार किया है, महंगाई के ऊपर। तो वो सुनते जी, हैं और उसके बाद उसके बारे में एक छोटी सी चर्चा करते हैं। सो आई प्ले द ऑडियो। श्योर, श्योर। मेरे विश्व के साथी नागरिकों, नेताओं और सम्मानित प्रतिनिधियों, मैं आज आपके सामने समृद्धि का संदेश नहीं, बल्कि एक कठोर वास्तविकता लेकर खड़ा हूँ। बढ़ती कीमतों की फुसफुसाहट हमारे वैश्विक समाज की नींव को खोखला करने की धमकी दे रही है। यह एक ऐसी हवा है जिसकी कोई सीमा नहीं है, जो किसी संधि का सम्मान नहीं करती है और किसी भी राष्ट्र को नहीं छोड़ती है। ये मुद्रास्फीति है और ये एक ऐसी चुनौती है जिसका हमें मिलकर सामना करना होगा। एथिलगार्ड शहर की तरह, जो हमारी दुनिया का एक छोटा रूप है, हमने आर्थिक कठिनाई की चुपचाप बढ़ती हुई लहर को देखा है। कभी जीवंत बाजार अब संघर्षरत परिवारों की चिंताओं से गूंजते हैं। बेकर की रोटी, किसान की उपज, डॉक्टर की दवा, सब कुछ विलासिता बनता जा रहा है, आवश्यकता नहीं। ये कोई दूर का आर्थिक सिद्धांत नहीं है, ये लाखों लोगों का वास्तविक जीवन अनुभव है। हमने विश्वास का क्षरण, सामाजिक बंधनों का टूटना देखा है, क्योंकि समुदाय जीवन यापन की बढ़ती लागत से जूझ रहे हैं। बुजुर्ग, जिन्होंने एक सुरक्षित सेवानिवृत्ति के वादे पर अपना जीवन बनाया है, अपनी बचत को तेजी से घटते हुए देखते हैं। युवा, उज्जवल भविष्य के सपनों से भरे हुए आर्थिक अस्थिरता की भयावह वास्तविकता का सामना करते हैं। आइए स्पष्ट रहें, यह संकट भाग्य का उत्पाद नहीं है, नहीं, ये अलग थलग घटनाओं का परिणाम है। ये कारकों का एक संगम है, हमारी अपनी पसंद और हमारी दुनिया की परस्पर संबद्धता से पैदा हुआ एक तूफान है। टूटी हुई जंजीरें, हमारी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं, जो कभी दक्षता के चमत्कार थीं, उन्होंने अपनी नाजुकता को प्रकट किया है। भू राजनीतिक तनाव, प्राकृतिक आपदाएं और अल्पकालिक लाभों का निरंतर पीछा हमें व्यवधानों के प्रति संवेदनशील बना दिया है। खाली कुएं, अस्थिर ऊर्जा स्रोतों पर हमारी निर्भरता ने हमें वैश्विक कीमतों में उतार चढ़ाव की दया पर छोड़ दिया है। टिकाऊ, विविध ऊर्जा समाधानों की तत्काल आवश्यकता कभी इतनी स्पष्ट नहीं रही। कर्ज की छाया, वर्षों की अनियंत्रित राजकोषीय नीतियों ने कई देशों को अस्थिर कर्ज के बोझ से दबा दिया है, जिससे आर्थिक झटकों का जवाब देने की उनकी क्षमता सीमित हो गई है। सट्टेबाजी के भेड़िए, अनियमित बाजारों और अनियंत्रित कॉर्पोरेट लालच ने मूल्य वृद्धि और सट्टा बुलबुले की अनुमति दी है, जिससे संकट और भी बढ़ गया है। डर का सर्पिल, डर और अनिश्चितता से प्रेरित मजदूरी मूल्य सर्पिल एक स्वपूर्ति भविष्यवाणी बन गया है, जो कीमतों को और भी अधिक बढ़ा रहा है। लेकिन निराशा कोई विकल्प नहीं है। हम इस हवा के खिलाफ शक्तिहीन नहीं है। हमारे पास ज्ञान, संसाधन और सामूहिक इच्छा शक्ति है एक नया रास्ता बनाने की। एथिलगार्ड के लोगों की तरह, जिन्होंने एकता में ताकत पाई, हमें मुद्रास्फीति के खिलाफ एक वैश्विक गठबंधन बनाना चाहिए। हमें राष्ट्रीय हितों से ऊपर उठकर आर्थिक स्थिरता और समृद्धि के साझा दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। वैश्विक कार्रवाई के लिए आह्वान, जंजीरों का पुनर्निर्माण, हमें लचीली, विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं में निवेश करना चाहिए। स्थानीय उत्पादन और टिकाऊ प्रथाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। हमें निष्पक्ष व्यापार समझौतों को बढ़ावा देना चाहिए, जो सभी देशों को लाभान्वित करें, न कि केवल कुछ चुनिंदा लोगों को। सूर्य और हवा का दोहन, हमें जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता को कम करते हुए और एक टिकाऊ ऊर्जा भविष्य का निर्माण करते हुए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में संक्रमण को तेज करना चाहिए। जिम्मेदारी का बोझ, जिन देशों में राजकोषीय ताकत है, उन्हें जिम्मेदार नीतियों में नेतृत्व करना चाहिए और संघर्षरत देशों का समर्थन करना चाहिए। हमें वैश्विक ऋण राहत और जिम्मेदार आर्थिक प्रथाओं को बढ़ावा देना चाहिए। भेड़ियों को वश में करना, हमें वित्तीय बाजारों को विनियमित करने, मूल्य वृद्धि को रोकने और उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना चाहिए। अपेक्षाओं को स्थिर करना, हमें अपनी संस्थाओं में विश्वास बहाल करना चाहिए और अपने नागरिकों के साथ स्पष्ट और पारदर्शी रूप से संवाद करना चाहिए। मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं को स्थिर करना और स्थिरता को बढ़ावा देना चाहिए। एक उज्जवल भविष्य, ये कोई काल्पनिक सपना नहीं है, ये एक व्यावहारिक आवश्यकता है। हमारी अर्थव्यवस्थाएं आपस में जुड़ी हुई हैं, हमारे भाग्य जुड़े हुए हैं। एक राष्ट्र की समृद्धि सभी की स्थिरता पर निर्भर करती है। आइए हम एथिलगार्ड की कहानी से सीखें। आइए हम याद रखें कि भारी बाधाओं के सामने भी मानव आत्मा प्रबल हो सकती है। आइए हम फुसफुसाती हवा को वश में करने के लिए मिलकर काम करें, एक ऐसी दुनिया का निर्माण करें जहां आर्थिक स्थिरता विशेषाधिकार नहीं बल्कि अधिकार है।
आइए हम एक ऐसा भविष्य बनाएं जहां हमारी संतानों को बढ़ती कीमतों के डर से मुक्त दुनिया विरासत में मिले। एक ऐसी दुनिया जहां अवसर प्रचुर मात्रा में हो और समृद्धि साझा हो। हमारी पीढ़ी की कहानी वैश्विक सहयोग, साझा बलिदान और अटूट आशा की कहानी हो। आइए हम मानव इतिहास में एक नया अध्याय लिखें, एक अध्याय जहां हम फुसफुसाती हवा को जीतते हैं और सभी के लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करते हैं। इतिहास दर्ज करे कि वैश्विक आर्थिक कठिनाई के समय में दुनिया के नेता एक साथ आए और समस्या का समाधान किया और भावी पीढ़ियों की समृद्धि को सुरक्षित किया। तो ये इन्फ्लेशन पे था। हमारे पास 5 मिनट है, हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। सर, आप के व्यू पॉइंट्स, आप इकोनॉमी में माहिर हैं, तो आप कमलेश जी बताइए इसके बारे में। रिया जी, ये जो ये अपने ऑडियो सुना, हम्म। आ, विषय अच्छा रखा। उन्होंने बात भी कुछ अच्छी तरह से रखी, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग जी। ये प्रैक्टिकल विषय मेरे हिसाब से नहीं है। हम्म। इसका कारण ऐसा है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हम्म। टेक्नोलॉजी और एडवांस होती जा रही है। जी। और अब जब ये ग्लोबल इम्पैक्ट की हम जब बात करते हैं, तो क्या हो रहा है अभी कि आज से 10-20 साल पहले ऐसा शायद होता होगा कि हम्म। किसी एक दुनिया में कुछ घटना हुई तो उस कंट्री को ही इफेक्ट होगी, या उससे जुड़े हुए 2-4 कंट्री को होगी। लेकिन अब जो दुनिया में हम रहते हैं, बहुत सारी चीजें ओपन हो चुकी है। बिजनेस तो पूरा वर्ल्ड वाइड ओपन हो चुका है। हम्म। दुनिया के बहुत सारी चीजें जो है, ये हम कहते हैं ना, वर्ल्ड हैज बिकम अ स्मॉल विलेज नाउ। तो क्या जी। है कि आज की स्थिति में दुनिया के अनेक देश जूझ रहे हैं ये महंगाई से। हमारे यहाँ भी अगर आप देखेंगे, भले हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं कि हम्म। इन्फ्लेशन अपना 4 to 6% के पैरामीटर के बीच में ही है, लेकिन अगर आप सेक्टर वाइज देखेंगे तो स्पेशली फूड इंडेक्स देख लीजिए, रियल एस्टेट को देख लीजिए, तो वो सारी चीजों के ऊपर इन्फ्लेशन काफी बड़ी मात्रा में 8-9% तक गया हुआ है। एक्चुअल टर्म में आप जाओगे तो शायद कुछ चीजों में 10% 2 डिजिट में भी दिखे आपको। हम्म। सरकारें किस तरह से कोशिश कर सकती है, मैं इतना कह सकता हूँ इसके ऊपर हम्म। कि प्रोडक्शन को किस तरह से बढ़ाए, हम्म। डिमांड सप्लाई को इक्वल करे। क्योंकि एक तो ये भी है कि अगर डिमांड इज मोर, तो प्राइस इज गोइंग टू शूट अप। आप कुछ लोग आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट कर लेते हैं, तो हम्म। वो आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करते हैं, उसके ऊपर क्या होना चाहिए। कोई लोग आर्टिफिशियली या मेलाफाइड प्रैक्टिस से सप्लाई को रोक देते हैं, सप्लाई चेन रोक दी, तो उसके ऊपर भी लॉ वगैरह बनने चाहिए। जी। यानी एक फेयर मार्केट जब हो ना, कि जहाँ डिमांड एंड सप्लाई ठीक से हो, तो शायद ये स्थिति काबू में हो। हम्म। दूसरा, अभी हम जो ये देख रहे हैं पिछले 2 महीने से, ये हमने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अमेरिका जैसा कोई महासत्ता इस प्रकार की बात करे कि अमेरिका फर्स्ट, अमेरिकन फर्स्ट, और सबसे पहले हम हमारा ही फायदा देखेंगे। हम्म। दुनिया के छोटे छोटे देशों इस तरह की बात नहीं, क्योंकि उसको ग्रो करना है। हम्म। लेकिन ये भी, ये यानी क्या हुआ है कि जब उन्होंने कहा कि पूरे विश्व के सरकारों को एक होना चाहिए, पूरे विश्व की व्यवस्था के ऊपर सोचना चाहिए, मुझे लगता है फ्रैंकली ग्लोबलाइजेशन की बदले हम हम्म। लोकलाइजेशन की ओर ज्यादा बढ़ने लगे हैं। हर कंट्री, जी। हर सोसाइटी अपने अपने इश्यूज, चैलेंजेस, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करे। और हम्म। कुछ हद तक मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं मेरे प्रॉब्लम सॉल्व करूँ ना, मेरी स्थिति को बेटर करूँ, मेरे देश को बेटर करूँ, तो उसके बाद मैं आगे की सोच सकता हूँ कि हम्म। अब मैं और विश्व के लिए क्या योगदान करूँ। जैसे जी। मैं इंडिविजुअली सोचता हूँ कि हम्म। इंडिविजुअली मेरी खुद की कैपेसिटी अच्छी हो, तो मैं शायद 2-5 लोगों को मदद कर सकूँ। इससे अच्छी हो तो मैं और 50-100 लोग को कर सकता हूँ। तो ये स्थिति है ना, थोड़ा मुश्किल और प्रैक्टिकल मुझे नहीं लग रहा है। ठीक हम्म। है, सरकारों को कोशिश करती रहनी चाहिए, उस बात को मैं मानता हूँ। और जी। उसी प्रकार से है ना, ट्रम्प साहब 4 साल है, मैं सोचता हूँ आने वाले कोई नया यूएस प्रेसिडेंट हो, वो फिर से कुछ अलग तरीके से सोचे, तो विश्व की स्थिति बदलती रहे। लेकिन अब की जो दुनिया में हम जी रहे हैं, जिस प्रकार की पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बनी है ना, तो हम्म। उसमें ये मानवतावादी जो विचार है ना, उसका मुझे लगता है इतना इम्पोर्टेंस नहीं बचा है अभी, जितना हम्म। कभी आज से 25-50 साल पहले होते थे। हर कंट्री, हम्म। मैं तो यही कहूंगा, हर कंट्री अपनी पॉलिसी फ्रेम करके हम्म। अपने कंट्री के लोगों के लिए प्राइस राइज को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है,
उनके ऊपर ही काम करे वो बेहतर होगा। बिकॉज इफ आई डू माई सेल्फ बेटर, यू डू योर सेल्फ बेटर, तो ऑटोमेटिकली सोसाइटी इज डूइंग बेटर। करेक्ट। दैट जी। इज व्हाट आई कैन से। सेठी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? आई कैन गिव यू 1 मिनट। मैं कहना चाहूँगा कि जो महंगाई है वो क्यों बढ़ती है, उसने उसके बारे में चर्चा की है और बताया है उसके जेन्युइन कारण क्या है और आर्टिफिशियल कारण क्या है। और जो बड़े डेवलप देश हैं उनको जो संघर्ष कर रहे हैं देश, उनको मदद करनी चाहिए। यहाँ ट्रम्प उल्टा कर रहे हैं, वो मन मर्जी के टैरिफ लगा रहे हैं क्योंकि जी। दूसरे वाले का माल बेचना है, उसका हम्म। माल का खरीदार नहीं है, तो आप हम्म। मजबूर कर रहे हो उसको। तो कितने अच्छे शब्दों में इन्होंने बताया जो हो रहा है हमारे सामने, उसको हम देख रहे हैं। हम्म। ये सारी चीजें स्पष्ट हो रही है, इसमें हम्म। ऐसा कुछ नहीं है जो समझ में नहीं आया हमें। और उसने बोला है सप्लाई चेन में जो लोग पैसा खा जाते हैं, अब इनइक्वालिटी है। एक हम्म। आदमी की पगार 2 लाख थी, उसकी 2 करोड़ हो गई है, और 20,000 वाले की 25 हुई है। तो ये हम्म। इनइक्वालिटी बढ़ेगी तो ये प्रॉब्लम आएगी। जी। जो इन्फ्लेशन तो बड़े वाले के हिसाब से बढ़ेगी, जिसके हम्म। पास पैसा ज्यादा है वो बाजार से खरीद ले जाएगा, वो चीज ले जाएगा किसी भी भाव पे। गरीब आदमी क्या करेगा? जी। ये सारे और वो कह रहे हैं कि अगर यही हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ता रहा तो हमारे आने वाले बच्चे का रोटी नहीं मिलेगी उनको खाने को। हम्म। तो ये जो जी। उसने बोला अभी डॉक्टर का आपको ट्रीटमेंट कराना लग्जरी है, हम्म। नेसेसिटी नहीं आती। आप किस स्थिति में पहुंची है उसका विश्लेषण करो। जी सर, एक नेक्स्ट सेशन भी करते हैं। इन्फ्लेशन बहुत वास्ट टॉपिक है, तो इसके बारे में फिर से हम चर्चा जी जी। करेंगे। आज हमने मार्केट के बारे में बात की और इन्फ्लेशन के बारे में भी। कमलेश जी, थैंक यू सो मच फॉर योर व्यू पॉइंट्स। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। एंड थैंक सेकंड यू। सर, थैंक यू। आपसे कल थैंक मिल। यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते।